शुरुआत के भाषण में उनके वो यही चीज बताते हैं कि पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, आपको ये जानकारी ही नहीं है। ये उनका कंप्लेंट था कि अनटचेबल खुद जानता नहीं कि इज अ विक्टिम। वो गांधी के सामने खड़े रहे तो फिर पूरी नेशनलिस्ट प्रेस उनके विरुद्ध आ गई, और क्योंकि वो गांधी के विरुद्ध थे और कांग्रेस के विरुद्ध में बात कर रहे थे तो फिर उनको एंटी नेशनल भी कहा गया। उन्होंने कहा कि when bureaucracy is dominated by some classes, it is going to serve the interests of those classes only. For fair administration, you need representation of all classes. ये नहीं कहा कि बस हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। शुरुआत में उन्होंने कहा सबकी होनी चाहिए, तो हमारी भी होनी चाहिए। और पॉलिटिकल पब्लिक सर्विसेज का रिजर्वेशन तो उन्होंने अंत तक रखा ही, तो कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का सार इसमें नहीं देख सकते। उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी का तो सार तो है कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जो उन्होंने एक कैटेगराइजेशन किया, तो ये कोर है। और ऑफ कोर्स भले उन्होंने एक बार बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध उन्होंने बात की थी फिट ऑफ एंगर में, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज ए कोर। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम चलना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी मींस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया प्रणय। ख्याति, क्या हाल चाल आज? मैं ठीक हूँ। अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है और जैसे पुलियाबाजी पर परंपरा रही है, गणतंत्र दिवस के मौके पे हमें या तो संविधान या उसके जुड़ी बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो अम्बेडकर की भी हमने काफ़ी सारी बातें की है इस शो पे, तो क्यों ना आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ही विचारों को और गहराई से समझा जाए, क्योंकि उनके विचारों ने हमारे देश के गणतंत्र को भी बहुत बड़ी तरह से शेप किया है। तो उनके विचारों को और समझना तो इस दिन पे बनता है। अब बताइए। हाँ, शायद रोज बनता है। हाँ। और गणतंत्र दिवस पर स्पेशली बनता है। और हाँ, जैसा ख्याति आप कह रही थी, हम लोगों की कोशिश रहती है कि अंबेडकर वैसे हीरो वर्शिप के काफी खिलाफ थे, तो हम लोग कोशिश करते हैं उनके विचारों को डिस्कस करें। और उसके लिए एक जबरदस्त किताब आई है, अपार्ट अपार्ट, और इसके लेखक अशोक गोपाल जी हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने सोचा उनसे ही समझते हैं कि किस तरीके से अंबेडकर के विचार डेवलप हुए और किस तरीके से उनके विचार ने भारत को भी शेप किया एक तरीके से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी पुलियाबाजी। थैंक यू वेरी मच। तो अशोक जी, शुरुआत से शुरू करते हैं हम। आप वैसे तो ग्रेजुएट है हिस्ट्री के, लेकिन आप एक एकेडमिक हिस्टोरियन नहीं थे, आप जर्नलिज्म और एनजीओज में काम कर रहे थे। तो ये अंबेडकर और उनके जीवन से दिलचस्पी आपको कब आई? आप किस तरीके से शोध करने लगे उनके जीवन के बारे में? तो प्रणय जी, ये सवाल मुझे काफी बार पूछा है और मैंने इसका जवाब भी दिया है, लेकिन अब मैं थोड़ा सोचने लगा हूँ कि ये बार बार क्यों पूछते हैं ये सवाल। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा एक कुछ अजीब चीज है कि भाई कहीं कहीं आप माउंट एवरेस्ट पे गया या पूरे दुनिया को साइकिल पे टूर किया, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो नहीं है ना। अम्बेडकर क्या, स्टडिंग अबाउट अम्बेडकर इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैं आपको प्रश्न का तो उत्तर दूंगा, लेकिन फर्स्ट मैं इसके जो अजम्पशन है एक दो, मैं पहले, एक तो क्लियर है कि क्योंकि अगर मैं दलित लेखक होता था तो ये प्रश्न तो नहीं आता था, ये तो क्लियर है, ये तो साफ साफ है। हाँ, अब दलित लेखक से थोड़ी पूछेंगे कि भैया आप अम्बेडकर पर क्यों लिख रहे हैं। नहीं, हम लोग हर इंसान से पूछते हैं जो किताब लिखते हैं, आपने किताब क्यों लिखी? हाँ। क्योंकि किताब लिखने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए। हाँ, किताब लिखने के लिए, पढ़ने के लिए तो सवाल नहीं। वो है। नहीं, हाँ, और आपने इस विषय पे 20 साल हाँ, रिसर्च की है और उसके बाद ये किताब आई है, तो हाँ, ये नहीं, बहुत लंबा अरसा होता है। दो आपने पहले पूछा इंटरेस्ट क्यों है, तो लिखने का तो अलग चीज है। नहीं, लिखने की बात पे ओके। बेसिकली। तो और नहीं, और दूसरा जस्ट टू कंप्लीट, दूसरा ये भी है क्योंकि हमारे जनरल करिकुलम में, स्कूल में और कॉलेज में भी, अंडर ग्रेजुएट लेवल तक, एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट में भी, बट कुछ अभी एक्सेप्शंस है,
तो किसी भी विषय में एक्चुअली अम्बेडकर प्रोमिनेंटली आते ही नहीं है, ये सत्य है। तो एक्चुअली हमें डिग्री वगैरह मिलती है, जैसे मुझे भी एक हिस्ट्री डिग्री मिली थी, लेकिन मुझे अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं था, जो स्कूल में पढ़ा है उतना ही। हालांकि मेरा एक पेपर था उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो फिर भी वो पेपर ऐसा था कि वो 1947 को ही ख़त्म होता था, उसके बाद मैंने वो अजीब तरह का करिकुलम डिज़ाइन था। तो ये 2-3 ऐसे प्रश्न, और तीसरा ये भी एक मेरे ख्याल में एक अभी भी भावना है कि अम्बेडकर तो दलितों का नेता है, तो दूसरे लोग क्यों देख पड़े, ऐसे ऐसे एक कॉमन, नॉट मे बी एवरीवन बट स्टिल प्रिडोमिनेंट परसेप्शन तो है ही। तो खैर मैंने जब शुरू किया तो मेरे सामने ऐसे कुछ ये नहीं थे, बाद में ही किताब लिखते समय भी नहीं, लेकिन किताब के पब्लिशिंग के पहले मैं फर्स्ट टाइम सोचने लगा कि अरे भैया, मैं तो दलित नहीं हूँ और मैं एकेडमिक नहीं हूँ और मैं अम्बेडकर पर लिख रहा हूँ, क्या बताएंगे लोग और क्या कहेंगे। तो फर्स्ट इसीलिए हमने, सिर्फ इसीलिए नहीं बट एक कारण था कि बुक को बहुत लोगों से रिव्यू भी करवा के लिया प्री पब्लिकेशन। तो हाँ, जहाँ तक दिल इंटरेस्ट था वो तो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसका इन शॉर्ट कि मैंने दलित मराठी साहित्य पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं दलित मराठी साहित्य पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ही कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, और जैसे बहुत लोगों को होता है कि पहली बार जब आप अम्बेडकर पढ़ते हैं, आई मीन दैट इज़ ऑफ कोर्स विद ओपन माइंड, अगर आप पढ़े तो। अम्बेडकर ने कहा था कि एक उनके बहुत सारे अच्छे फ्रेजेस है, उसमें एक ऐसा है ना कि वन शुड हैव ए ओपन माइंड विच इज़ नॉट एन एम्प्टी माइंड। एम्प्टी माइंड तो खतरनाक है, लेकिन ओपन माइंड से आप पढ़ेंगे तो ये सब मेरा अनुभव नहीं है, बहुत लोगों से मैं सुना हूँ ये, कि बस एक आधे घंटे में पता चलता है कि भैया आप कुछ अच्छे कुछ ऐसे विचार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम की बात है कि आपने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं है। ये तो एकदम कुछ भी पढ़ो, लेकिन मेरा पर्टिकुलरली मुझे याद है कि अनटचेबल चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज गेटो, वो इससे मैं पढ़ रहा था, और अनटचेबिलिटी क्या है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली मुझे समझ में आया है, तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कि क्या, ये चीज़ क्या है, ऐसा इसकी इसकी पीछे की मानसिकता क्या है। तो इस तरह से वो एक पढ़ते लगा, फिर एक तरह से कहेंगे एडिक्शन ही हो गया। तो बहुत साल वैसे ही चलते रहा, और फिर कुछ मित्रों ने बताया कि बस आप पढ़ते रहेंगे तो ये ठीक नहीं है, जो कुछ सीखा है। और फिर मैं मराठी भी पढ़ने लगा, तो तब मराठी जब पढ़ने लगा, फिर पता, और ये जब ये दोस्तों ने बताया और फिर आनंद पब्लिशर से बात हुई, तो फिर एक मैं समझ गया कि एक तो चीज़ है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं कि मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, और इतना साल कौन पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ पढ़ने वाले। और वैसे भी मैं प्रोफेशनली मैं तो राइटर ही हूँ, यही चीज़ इसी से आमदनी मिली है अब तक, तो लिखना भी आता है, तो फिर किताब लिखना चाहिए, बस इतना ही विचार से मैंने शुरू किया। जब शुरू किया तो तब ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि इतना बड़ी किताब होगी, 800 पन्ने और ये सब। वो बाद में जैसे उसमें पानी में डूब गए, फिर पता चला कि भैया और इसमें बहुत। लेकिन एनीवे मुझे तो फ्रैंकली, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कष्ट नहीं लिया, बहुत कष्ट लिया है, लेकिन फिर भी मैं नॉट फॉल्स मॉडेस्टी और एनीथिंग, बट इट इज़ ना, इट इज बहुत मेहनत की है, बट आई विल नॉट स्टिल से समथिंग इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि भैया ये तो किसी को ना किसी को करना ही चाहिए था। आई वॉज इन ए लकी पोजिशन कि मुझे मराठी पढ़नी आती है और लिखना आता है, समय था, और फॉर्चुनेटली जो मैं काम कर रहा हूँ ऐसा है कि उसमें से मैं समय निकाल सकता था, हो गया। पब्लिशर भी मिला, पहले से इंटरेस्टेड था पब्लिशर, तो फर्स्ट जो ऑथर का जो प्रॉब्लम रहता है ना, पब्लिशर ढूंढो, वो मेरे सामने नहीं था। तो आई हैड एडवांटेजेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द एडवांटेजेस दैट कम फ्रॉम बीइंग अ सवर्णा।
हम्म। हम्म, तो तो आपको लगा कि क्योंकि आपने शायद जो उनकी मराठी राइटिंग्स थी अंबेडकर की, वो किसी ने ज्यादा रेफरेंस नहीं करी थी, तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेस दिखी आपको बुक लिखने के लिए, कि या फिर आपको ये भी लगा कि आपका दृष्टिकोण अलग है, या अलग नजरिए से आप अंबेडकर को पेश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अंबेडकर पे तो किताबें और भी हैं, हाँ हाँ लेकिन आपका एक आप क्योंकि हर राइटर का एक दृष्टिकोण रहता है, राइट, हाँ हाँ तो वो तो आएगा ही। हाँ। तो शुरुआत में तो मैंने मराठी रीडिंग तो मैंने जो की थी वो तो ऑफ कोर्स उस समय मेरी समझ कुछ अलग बनी। लेकिन जो लिखने का जब शुरुआत में ये था कि मुझे बेसिकली मैंने जो पढ़ा था अंबेडकर के बारे इंग्लिश में, तो उसमें एक चीज मैंने देखा है कि यूनिफॉर्मली जो उनका बौद्ध धर्म चुनने का जो डिसीजन है वो बहुत इनएडिक्वेटली बात किया है। कुछ लोगों ने तो अच्छा। ऐसे भी सजेस्ट किया है, और बड़े रेप्यूटेड एकेडमिक्स ने, कि वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। और जब आप पढ़ते हैं अंबेडकर को और इंग्लिश और मराठी, तो आपको एक चीज एकदम स्पष्ट दिखती है कि उन्होंने एकदम शुरुआत से उन्होंने धर्म को बहुत महत्व दिया। हालांकि उनका धर्म के विचार, धर्म क्या है इसके बारे में विचार जो है, जो बहुत धार्मिक लोग मानेंगे ही नहीं, लेकिन तो धर्म ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसे उन्होंने माना एकदम शुरुआत से अंत तक। और बौद्ध धर्म का बहुत गहराई से स्टडी की थी। और ये डेप्थ ऑफ स्टडी वगैरह कोई उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही कि हाँ उन्होंने बुद्धिज्म चूज किया, ऐसे तो वो एकदम कैजुअली और नहीं, उन्होंने नॉट तो वेरी। काफी लिखा है इस बारे में ना, हाँ हाँ कि मैं लेकिन क्यों चूज कर रहा हूँ। हाँ हम्म हाँ लेकिन जो स्टडीज है हाँ, ओवरऑल वो ऑन उसको अम्बेडकर। रेफरेंस नहीं करती है। हाँ, और इनफैक्ट एंड भूटानिस धमा जो उनकी मेन वर्क है, वो बहुत सारे स्टडीज में उसका तो बस एक एक वाक्य रहता है, अच्छा। एक वाक्य रहता है। तो ये और मुझे लगा कि मुझे समझ में आए कि वो क्यों गए और क्या उसके पीछे क्या विचार थे। तो वो सामने लाने के लिए मैंने शुरुआत की एक्चुअली लिखना। लेकिन जैसे जैसे पब्लिशर से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे आपने मराठी किताब भी पढ़े हैं, तो उसका मराठी रेफरेंसेस भी ज़्यादा लाओ, ताकि क्योंकि वहाँ का भी चांस है, मौका है। तो मैं तो ये ट्रांसलेट करता हूँ, तो ट्रांसलेट करके वो भी सामने रखेंगे। और बायोग्राफिकल डिटेल्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है मराठी में, वो भी मैं रिपीट, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो भी रिपीट करना, क्योंकि वो डिटेल्स अब अभी भी वो पूरे डिटेल्स, बायोग्राफिकल डिटेल्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से एक मैं नहीं कहूँगा कि एक कॉम्प्रोमाइज टाइप, लेकिन एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रखे, फिर फाइनली ये जो किताब बनी। मैं एक्चुअली श्रोताओं के लिए ये भी बताना चाहती हूँ कि इस किताब को फ़िलहाल ही कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड भी मिला हुआ है और ये बहुत ही वेल रिसर्च किताब है। ऑफ़ कोर्स उन्होंने 20 साल से जो आपने रिसर्च लगाई है, वो दिखती है और मुझे ऐसा पढ़ते वक़्त मुझे ये समझ में आया कि ये किताब ऐसी नहीं है कि मैं शायद ये एक ही बार पढ़ लूँगी और मुझे पूरी हो गई बात, ख़त्म। मुझे लगता है ये ऐसी किताब है जिसको शायद मैं बार-बार जाऊँगी उसको, कुछ और चीज़ें भी आएगी तो अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है ढूँढ सकते हैं, क्योंकि इसका आपने बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट देके आपने एक पूरा अच्छा एक ओवरव्यू दिया है। तो ये बहुत ही उस तरह से बहुत ही डीप किताब है जिसमें आप बहुत चीज़ें अलग-अलग हर टाइम आप पढ़ोगे तो एक नई डिटेल पे आपका ध्यान जाएगा कि ये पॉइंट भी आपने वहाँ बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से भी ये दिखता है आपकी जो लंबी रिसर्च का नतीजा है वो। हाँ, तो अभी ये था कि भाई तब तो नहीं था कि भाई मैं एक ही किताब लिखने वाला हूँ, अभी तो और एक किताब लिख रहा हूँ छोटा सा। लेकिन तब तो विचार था कि बस, और कहीं मैंने पढ़ा था, यू हैव टू राइट अ बुक एज इफ इट इज योर लास्ट, किसी ने कहा है। तो जो कुछ मालूम है डाल दो उसमें। और पब्लिशर तो नहीं बोल रहा है कि भाई पेज लिमिट, तो वो अगर नहीं बोल रहा है तो जो कुछ है डाल लो। हालांकि इसमें फिर भी चीज बची है, ऐसा नहीं है। और बीच में विचार था कि उसको 2 वॉल्यूम में बनाए, लेकिन मार्केटिंग एंगल से 2 वॉल्यूम्स आर जस्ट कंसिडर्ड बैड बैड आइडिया। तो वो
तो एक ही वॉल्यूम में इतना सब कोशिश की। बिल्कुल। तो फिर किताब के मैटर पर आते हैं। तो हम लोग अंबेडकर की आइडियाज के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। जैसे आपने कहा कई सारी बायोग्राफिकल डिटेल्स इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, और आपका जैसे चैप्टर 1 है जिस आर्मी मैन सन, उसमें आपने काफी विस्तार से बताया है कि किस तरीके से उनके बचपन में जो अनुभव थे और जो एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी सोच पे क्या असर डाला, उसके ऊपर आपने वर्णन किया है। तो थोड़ा संक्षेप में आप किस तरीके से देखते हैं कुछ अंबेडकर की अर्ली स्टेजेस को? चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में एक्चुअली उनका विचार था कि एक छोटी सी किताब वो लिखे। उन्होंने शुरुआत भी की और एक नोटबुक भी है, और उनका फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पेज पे कुछ लिखा है, लेकिन उसके आगे कुछ उनको लिखने को समय नहीं मिला। तो और जहाँ उनके जो क्लोज एसोसिएट्स है, उनके जो रिकलेक्शंस है वो पब्लिश्ड है, उसमें बताते हैं कि बाबा साहब को बहुत बार बार उनके चाइल्डहुड के बारे में बात करते थे, और उनकी बहुत मेमोरीज थी चाइल्डहुड के, रिच मेमोरीज। तो हाँ, जहाँ तक इन्फ्लुएंसेस की बात है तो 3-4 चीज़ तो उन्होंने ही बताई। उन्होंने जो बताई वो ही हम देखेंगे। तो पहले, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, बट पहले तो ऑफ कोर्स था कि अस्पृश्यता का अनुभव। तो उनका एक फेमस वो किस्सा है, जो वो बचपन में वो उनके पिताजी को मिलने गए, तो वो किस्सा जो है उस पर उन्होंने लिखा। तो उसमें एक चीज़ आती है कि ये नहीं, उनकी एक चीज़ है कि अस्पृश्यता ऐसी चीज़ है कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। और जैसे बहुत अदर चीज़ होती है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये नॉर्मल, एक कहीं कहीं समाज में वो नॉर्मल है। तो वो जो सफरर है उसको तो पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कुछ अन्याय हो रहा है। तो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लगती है, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि भैया मैं विक्टिम हूँ। तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दलित साहित्य में बहुत बार हम पढ़ने को मिलता है, और बहुत बार ऐसे अडल्ट स्टेज में आता है कि वो दलित लेखक को कॉलेज में पता चलता है कि अरे मैं तो मेरे साथ अन्याय हो रहा था हाँ, आज तक, और मैं ये छुआछूत नहीं होनी चाहिए थी पर हो रही थी मेरे साथ, और मुझे लोग इस तरह से देख रहे हैं, मुझे लोग इस तरह से देख रहे हैं। मैंने बहुत ऐसे, बहुत शैटरिंग ऐसे अनुभव दलित ऑटोबायोग्राफी में आती है, लेकिन बाबा साहब को तो ये बहुत कम उम्र में ही आ गई, when he was probably 7-8 years old। ये जो उनका रेलवे स्टेशन वाला किस्सा है, हाँ हाँ, तो ये एक डीप इम्पैक्ट तो था ही, एक पहला। और इसमें दो चीज है, एक तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, बट ऑल्सो कि दैट अनटचेबल खुद जानता नहीं कि इज अ विक्टिम। तो शुरुआत के भाषण में उनके जो मराठी में जो फर्स्ट बहुत साल के लिए वो यही चीज बताते हैं कि पहले इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप लोग को पहले ये जानना चाहिए कि आप बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, आपको ये जानकारी ही नहीं है। ये उनका कंप्लेंट था। तो ये पहला एक था महत्व का। दूसरा तो डेफिनेटली उनके पिताजी के वजह से उनको एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट, लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट रहा, क्योंकि उनके पिताजी टीचर थे, स्कूल टीचर, और एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे, और उनके बेटे के पढ़ाई पे बहुत दिलचस्पी लेते थे। और उस उम्र में जब अंबेडकर खुद दिलचस्पी नहीं लेते थे, तब उन्होंने तो कहा है क्योंकि मेरे पिताजी के वजह से ही मैं पास हुआ, क्योंकि मुझे रोज रात को उठाते थे और बोलते कि पढ़ो अभी। तो साथ साथ उनके पिताजी ने अंग्रेजी पे कमांड लाना, इस पर भी एम्फेसिस दिया था। उनके पिताजी को कितने अंग्रेजी मालूम होते थी वो तो हम नहीं बता सकते,
लेकिन अम्बेडकर ने कहा है कि उनके पिताजी ने उनको ऐसे एक्सरसाइज देते थे कि कोई एक वाक्य उनके पिताजी देते थे और बोलते कि इसी को अभी अंग्रेजी में कैसे बोलना है। तो उन्होंने कहा है कि आई लर्नड फ्रॉम माय फादर दिस, कि हाउ टू पुट एग्जैक्ट अपने आइडियाज इन एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड्स। और वो इतना उनका ड्रिलिंग हो गया, तो थोड़े जब गए वो कोलंबिया में और पहली बार वो अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, ऑफकोर्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ा था लेकिन लिखा नहीं था, लेकिन उनके फर्स्ट पेपर में ही 1915-16 में लिखा हुआ एकेडमिक पेपर में ही उनकी कमांड ओवर इंग्लिश दिखती है। जो मैकेनिज्म ऑफ कास्ट वाला पेपर है जो उनका जबरदस्त पेपर है काफी। बिल्कुल जो अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज जो पढ़े हैं और कॉलेज में लेक्चरर काम कर रहे हैं, वो उनके उनमें वो कमांड ऑफ इंग्लिश नहीं है। पर मैं बोलूंगा अशोक जी, मैं इसको कमांड ऑफ इंग्लिश नहीं देखता हूँ, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि उनकी सोच में क्लैरिटी बहुत है, तो वो लैंग्वेज में झलकती है। हाँ, लेकिन साथ साथ लैंग्वेज भी तो चाहिए ना, आइडियाज की क्लैरिटी तो चाहिए ही, बट एक लैंग्वेज में कंफर्ट चाहिए ना, एक कंफर्ट जोन इन अ लैंग्वेज। जरूर जैसे मैं अभी में बात कर रहा हूँ, उतना कंफर्ट जोन नहीं है मैं, तो उतने में विचार मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। तो और तीसरा जो था वो उन्होंने बताया कि उनके घर में एक जो वातावरण था, धार्मिक वातावरण था, और तब से उन्हें धर्म का महत्व, मनुष्य के जीवन में धर्म का महत्व क्या है, वो ये उनकी बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने वो बताया कि तब से मुझे इसकी अवेयरनेस थी कि हाउ मच रिलीजन प्लेज ए इम्पोर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन लाइफ। तो उनके पापा काफी बेसिकली रिमार्केबल आदमी थे उस जमाने में। एक दलित व्यक्ति के लिए टीचर होना काफी बड़ी बात रही होगी, नहीं? हाँ, वो तो शायद ब्रिटिश पॉलिसी की वजह हुई, क्योंकि ब्रिटिश वो तो आर्मी में थे और ब्रिटिश कैंटोनमेंट में स्कूल शुरू किया था, आर्मी कैंटोनमेंट में, और उनकी पॉलिसी थी कि कुछ नेटिव टीचर्स होनी चाहिए, तो उस वजह से उनका सिलेक्शन होगा रहेगा। लेकिन जो कुछ है बाद में उन्होंने उस पे इंटरेस्ट लिया और उनका ये तो था कि उनका एक बेटा, उनके 3 बेटे थे, एक बेटा को तो प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। और ऐसा दिखता है कि उन्होंने जब शिफ्ट आए, वो पहले तो मुंबई में नहीं थे, वो सतारा में थे, दापोली फिर सतारा, और मुंबई आने का एक कारण ऐसा लगता है कि उनको वो चाहते थे कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले बम्बई में, स्कूल में और कॉलेज में। कॉलेज तो था ही नहीं उधर जिधर वो थे। तो ये 3 प्रभाव तो लाइफ लॉन्ग प्रभाव थे, लाइफ लॉन्ग। और उनका नाम जो सरनेम आता है वो उनके एक टीचर ने दिया हुआ होता है ना, जो आपने लिखा है किताब में, तो उसके बारे में ये भी उन्होंने बताया है, ये भी उन्होंने बताया है। इस पर काफी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है और वगैरह, तो मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस कर रहा हूँ कि ये उन्होंने बताया भाई, और हम किस पर विश्वास करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर पर विश्वास करेंगे कि क्या और कोई जो अभी आया। तो और ये अम्बेडकर गुरुजी जो थे वो फ्रैंकली बहुत अच्छे गुरु, एज ए टीचर ही वाज अ डिजास्टर। मैंने कुछ पढ़ाया, टीचिंग नहीं करते थे। उनकी एक टोबैको का दुकान था सामने घर स्कूल के बाहर, तो वो वहाँ दुकान चलाते थे और टाइम पास करते थे। लेकिन उनको एक अफेक्शन था अम्बेडकर के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया मेरा ही नाम, तो उन्होंने उनका नाम सरनेम डाल दिया। ऐसे और भी ऐसे और भी इंस्टेंसेस है कि किसी ब्राह्मण ने दलित स्टूडेंट को का सरनेम बदल दिया। ऐसे अंबेडकर के एसोसिएट्स में ही ऐसे 2-3 और उदाहरण है कि सरनेम बदला गया। जैसे जैसे उनका जो लास्ट नागपुर में जो कन्वर्जन सेरेमनी हुआ, तो उनके जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे वो वामन राव गोडबोले,
तो उनका सर गोडबोले ये टिपिकल ब्राह्मण सरनेम है, तो वो सरनेम उनके भाई को स्कूल टीचर ने उसका सरनेम चेंज किया था, उनका फैमिली सरनेम अलग था। तो ऐसे मीन इट वाज नॉट, आई मीन देयर आर मोर केसेस लाइक दिस, ये एक ही केस नहीं है। इंटरेस्टिंग। आपकी जब ये किताब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे ये दिमाग में आया, ये सोचने को लगा कि आम्बेडकर होना बहुत मुश्किल रहा होगा, स्पेशली जब वो 1920s में कास्ट के बारे में इस तरह से जो अनटचेबिलिटी होती है इसके बारे में इतने खुलकर उस चीज़ पे उसको उस मुद्दे को फोरफ्रंट पे ला रहे थे। तब आई एम श्योर एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज में इस चीज़ को आसानी से तो नहीं लिया गया, और उसको तो उनको किस तरह से देखा गया जब वो इस अपनी चळवळ शुरू कर रहे थे और एक नए डिप्रेस्ड क्लासेस के नेता के रूप में जब वो उभर रहे थे, तब बाकी के लोग उनको किस नज़र से देख रहे थे? तो शुरुआत में उनको ऐसे डायरेक्ट अपोजिशन तो नहीं था, क्योंकि कुछ सवर्ण थे सिंपैथाइजिंग, और शुरुआत की उनकी जो फर्स्ट बॉडी थी उसमें सवर्ण ऑफिस बेरर्स थे, और शुरुआत से उनके कुछ सवर्ण एसोसिएट्स थे ही, अंत तक कुछ थे ही। और बाद में उन्होंने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शुरू किए उसके हेड में वो सवर्ण ही थे, नॉट बाय कोइंसिडेंस आई थिंक, बट वो सब एक ही जात के थे, कायस्थ थे सब। और महाराष्ट्र में कायस्थ और ब्राह्मणों का एक पुराना एक इतिहास है कॉन्फ्लिक्ट का। तो कायस्थ ब्राह्मण सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस फाइट है। तो खैर हालांकि उस वजह से नहीं आए ये कायस्थ उनके साथ, वो तो अम्बेडकर के विचारों से अट्रैक्ट हुए थे। तो शुरुआत में तो उतना अपोजिशन नहीं था। अपोजिशन आया जब महाड़ सत्याग्रह हुआ, महाड़ का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, तब एक्चुअली अपोजिशन आया। तो फर्स्ट महाड़ परिषद में जब वो पानी पीने के बाद वापस आए, तब फर्स्ट अपोजिशन उनको एक्चुअली उस तरह से फर्स्ट अपोजिशन वो तो फिजिकल अपोजिशन था, मारपीट हुई, और तब से वो अपोजिशन वो, और फिर वो विजिबिलिटी प्रोमिनेंस में भी आए, फिर अपोजिशन बढ़ने लगा, और फाइनली अपोजिशन सबसे ज्यादा बढ़ा कि जब वो गांधी के सामने खड़े रहे, तो फिर पूरी नेशनलिस्ट प्रेस उनके विरुद्ध आ गई, ऑलमोस्ट पूरी, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी, लेकिन वो फिर एक एनिमी नंबर 1 तरह से बन गए। और क्योंकि वो गांधी के विरुद्ध थे और कांग्रेस के विरुद्ध में बात कर रहे थे, तो फिर उनको एंटी नेशनल भी कहा गया था। तो उनके शुरुआत तो अपोजिशन बढ़ते गया, और उनके चैलेंजेस तो अलग अलग, ये अपोजिशन के साथ उनके चैलेंजेस बहुत अलग तरह के चैलेंजेस भी थे। एक तो लाइवलीहुड, उनके पीछे कोई ना कोई बिरला तो नहीं था फंडिंग के लिए कांग्रेस पार्टी जैसे, तो वो घर चलाना है, किताब खरीदने हैं, तो साथ साथ ये चलवल चलाना है। और हालांकि उनकी खुद की इंक्लिनेशन ऐसी नहीं थी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, वो तो राइटर और थिंकर थे, फिर भी उनको ये करना पड़ा। तो वो फिर बाद में फ्रॉम लेट 20s हेल्थ के भी बहुत इश्यूज आने लगे जो परसिस्टेंट थे, तो हेल्थ की भी बैटल थी। तो बहुत सारे ऐसे बैटल्स थे, मनी, हेल्थ, और ऑफ कोर्स उनका कंसर्न ये भी था कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो टर्म तब यूज किया था, तो उसमें भी यूनिटी नहीं थी ना, उसमें स्प्लिट्स थे, उसमें भी कास्टिज्म तो उधर भी था, और उसका तीनों जो अलग पार्टीज थे महत्व के, वो उसका यूज फायदा ले रहे थे। कांग्रेस की एक उसमें ग्रुप थी, हिंदू महासभा किसी को पेट्रोनाइज कर रहे थे, तो वो एक यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं था उनके सामने। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस उनके सामने थे, और अकेले थे। आई मीन उनके पास एक सेकंड रंग लीडरशिप थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन सब उनके कंधे पर ही चल रहा था। इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस।
कांग्रेस, भले कांग्रेस में गांधी जी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर वर मल्टीपल कांग्रेस लीडर्स, तो ये तो एक वन मैन शो टाइप ही था। और अशोक जी, हिंदुस्तान में तो अक्सर होता है, जैसा आपने बिल्कुल बोला, मैं वो पूछने ही वाला था कि कास्टिज्म तो हर लेवल पे है हिंदुस्तान में, ऐसा थोड़ी है। तो और उनका पहला आंदोलन भी महाड़ आंदोलन ही था। तो वो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो महाड़ों के नेता से पूरे डिप्रेस क्लासेस के जो नेता बने? ये कैसे हुआ? वो खुद करना चाह रहे थे, या फिर ये सारी जातियां वो नेता ढूंढ रही थी ऑलरेडी और वो मिल गए? पर ये इनमें ये जो चेतना आई कि हम एक ग्रुप हैं, ये तो अलग अलग जातियां हैं, इन सब जातियों को अपने को एक जैसा ग्रुप देखना, मतलब शायद ज्योतिबा फूले के टाइम से भी चल रहा था थोड़ा, ऐसा नहीं है कि अंबेडकर पहले व्यक्ति थे ऐसा बोलने वाले, पर फूले उतने फेमस थे क्या महाराष्ट्र के बाहर? या फिर ये शुरू में सिर्फ महाराष्ट्र से ही चालू हुआ जहां ये चेतना बनी हुई थी फूले की वजह से, और फिर उसके बाद बाहर गई और शायद अंबेडकर उससे उनको लाभ मिला? ये वाली चीज कैसे हुई? आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? उनका तो पहले से ही विचार था कि सभी डिप्रेस क्लासेस को एक ही प्लेटफॉर्म में लाना, लेकिन कास्टिज्म तो है ही, और वो तो परसेप्शन था ही। और जो महार और चांबार ये मेजर कम्युनिटीज है, बिल्कुल, और तो उन्होंने चांबार कम्युनिटी शुरुआत में उनके कुछ क्लोज एसोसिएट चांबार थे। अच्छा। लेकिन एजुकेशन लेवल्स और कास्टिज्म इतना था कि ये उन्होंने जो ये चांबार लाए, उनके फिर महारों में ही कुछ एक रिजेंटमेंट हुआ। बिल्कुल। तो फिर और बाद में जब उन्होंने धर्मांतर का निर्णय लिया तो तब बहुत चांबार अलग हो गए। अच्छा, ये नहीं पता था क्योंकि उनको उनके साथ आना नहीं था, तो एक कारण वो था। और बाद में फिर इलेक्शंस भी आ गए 37 की, और फिर तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। तो मैंने पहले भी लड़ी थी, बट इन अ लार्ज स्केल, मैंने विद मैनिफेस्टो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम ही लड़ी थी। तो उसमें तो क्लियरली चांबार कांग्रेस ने चांबार नेताओं को अपने साथ कर लिया। तो बेसिकली उनके बाद मेरे ख्याल से मायावती पहली उस कम्युनिटी से बड़ी नेता आई हैं, है ना? तो लेकिन बाद में भी वो अभी रेट्रोस्पेक्टिवली में अगर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की लिमिट ही है। बिल्कुल। आप जाति से बाहर गए तो ही आपको लेकिन उनके लिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो ये नहीं थे। लेकिन बट एनीवे बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस को तो पॉलिटिकल स्टेटस ही नहीं दिया था, पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिया था, तो वो लड़ने के लिए तो उनको तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही करना था ना। हमने कास्ट बेस्ड का मतलब कास्ट बेस्ड, ये उस पॉलिटिक्स, लेकिन ये उस पॉलिटिक्स की हमको बड़ी, आपका एनालिसिस अच्छा है अशोक जी, कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि फिर वो आपस में उसकी एक कमजोरी भी है ये। हाँ, ये तो है ही ना। और अल्टीमेटली उनका फाइनल डिसीजन तो यही था कि रिजर्वेशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट शुड बी अबॉलिश्ड। आई मीन उसके अलग कारण थे, बट एनीवे, बट एट द एंड ऑफ द डे ही रियलाइज्ड दैट he didn't want to go on that road. And of course he couldn't do much because he didn't live very long after that. Right. Yeah. पर तब तक that is the whole और ये सभी अभी भी चल रहा है उस तरह से, अभी भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट में ही ऐसे डिविजन्स हैं, ऐसे डिविजन्स हर जाति में है। अगर आप जाति प्रधान करेंगे, और जाति शायद मतलब एक सच्चाई हमारे समाज की है, तो पॉलिटिक्स की भी होगी। तो और इस सेंस में आप देखेंगे कि शायद कांशीराम वाली जो पॉलिटिक्स बाद में आई, वो एकदम ठीक से इस पॉलिटिक्स की उत्तराधिकारी है नहीं, वो बन गए हैं, लेकिन विचारों के प्रति के थ्रू देखें तो नहीं है उत्तराधिकारी। वो उत्तराधिकारी पावर के तरह से तो है,
पावर तो उन्होंने ले ली है उसकी, और जगह भी ले ली है, लेकिन जैसे आपने ट्रेजेक्ट्री बताई अंबेडकर के विचारों की, वो ट्रेजेक्ट्री के तरफ से तो नहीं गई है वो। हाँ ना, हाँ, मैंने अम्बेडकर की ट्रेजेक्टरी टुवर्ड द एंड क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स को गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाति से हटना चाहते थे, और वो तो जाति को और ज्यादा प्रधान बनाने वाली पॉलिटिक्स थी, बहुजन पॉलिटिक्स जिसको उन्होंने बोला। तो और जबकि अंबेडकर चाह रहे थे कि कास्ट से निकल जाए। तो वो पार्ट के बारे में बताइए, क्योंकि ये पार्ट आपने और बहुत अच्छा मेंशन भी किया। तो ये जो उनके विचार बदले कि रिजर्वेशन नहीं होना, ये कब हुआ, कुछ टाइम पीरियड? क्योंकि पहले संविधान में उन्होंने ही करवाया भी, और उन्होंने वो पूना पैक्ट में लड़ाई भी करी उस चीज के लिए। तो ये वाली एक जर्नी बताइए ना अशोक जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मेरे ख्याल से हमारे बहुत कम श्रोताओं को ये वाला एस्पेक्ट पता होगा अंबेडकर के बारे में। तो ये जर्नी में बहुत सारे इश्यूज है, बट इन शॉर्ट ऐसा था कि शुरुआत में उनका ऐसा विचार था कि ये जो शोषण हो रहा है उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि अपने हाथ में, जो शोषित है उनके हाथ में पावर होना चाहिए। ठीक। हाँ, पावर इज रिक्वायर्ड। और पावर अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन एक पावर है पॉलिटिकल पावर। बिल्कुल। हाँ, तो और पॉलिटिकल पावर के साथ साथ एक तरह के उसका एक पॉलिटिकल पावर में ही आता है इज जो विच इज एक्सरसाइज थ्रू ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज वेरी पॉपुलर, ऑलवेज मोस्ट पावरफुल। तो उन्होंने उस तरह से कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए दोनों जगह में, एक तो लेजिस्लेचर में ताकि हमारे लेजिस्लेटर्स हो, और दूसरा होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में। और ये कब उन्होंने पहली ऐसी डिमांड करी, ये कब तो थॉट आया? 1919 से है। 1919 जब उन्होंने एंट्री की इसी एंगल से करी। ठीक। तो और पॉलिटिकल पब्लिक सर्विसेज का रिजर्वेशन तो उन्होंने अंत तक रखा ही, वो तो कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसका लॉजिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि when bureaucracy is dominated by some classes, it is going to serve the interests of those classes only. For fair administration you need representation of all classes. ये नहीं कहा कि बस हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। शुरुआत में उन्होंने कहा सबकी होनी चाहिए, तो हमारी भी होनी चाहिए। तो और वो नॉर्मल आपका ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वो रिप्रेजेंटेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका बैरियर्स है ना उधर, आपके एजुकेशन बैरियर्स है, इंटरव्यू बैरियर्स है, इंटरव्यू में आप अपने ही लोग लेने वाले हैं, तो इसीलिए आप रिजर्वेशन रखा तो हमारे लोग आएंगे उसमें। तो सिमिलरली उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कि इतने परसेंटेज सीट्स कुछ होने चाहिए फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो लेकिन उसमें उनके जो विचार बदलते गए कि किस तरह से वो सीट्स फिल होने चाहिए। तो उसमें दो ऑप्शंस थे। एक तो था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसमें कैंडिडेट और वोटर दोनों ही शेड्यूल कास्ट होंगे, ठीक। और दूसरे होगा जॉइंट इलेक्टोरेट, जिसमें कैंडिडेट होगा शेड्यूल कास्ट लेकिन इलेक्टर होगा किसी भी जाति का, माने वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो शुरुआत में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की, फिर जॉइंट पे आए, फिर वापस सेपरेट पे आए, फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट ही एक्सेप्ट किया था। तो और अंत में जब उन्होंने देखा कि इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कि जो बेसिक पर्पस था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट विल बी प्रोटेक्टेड, तो वो तो नहीं हो रहा था। क्योंकि एक तो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन देख लीजिए, या इफेक्टिव या नंबर से तो इफेक्टिव पावर नहीं आता है ना। हाँ, और ये भी है कि चुन के कौन आता है और उसके पीछे कौन खड़ा है। तो आप तो पपेट्स को भी चुन के ला सकते हैं ना, और इलेक्शन के लिए पैसा लगता है। ये सब फैक्टर्स में देख के तो रिजर्वेशन वाज नॉट सर्विंग द पर्पस, और इनफैक्ट रिजर्वेशन वाज गिविंग ए फॉल्स सिक्योरिटी दोनों साइड में। जो शोषित है और जो शोषण कर रहे हैं उनको भी, अरे भैया आपके लिए तो दिया है ना, जबकि उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए फाइनली उन्होंने कहा कि ये इसकी
ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक ये कब उन्होंने बोला? ये तो अगर हम एकदम फिर से लास्ट उनका जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उनकी जो पार्टी थी, 2 पार्टी उन्होंने स्थापित की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और दूसरा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो लास्ट वर्किंग कमेटी थी जो उन्होंने प्रिसाइड ओवर किया, उसमें कुछ रेजोल्यूशंस थे। एक तो है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिसॉल्व करना चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म करना चाहिए, जो क्लास बेस्ड उसका डिजाइन था। ठीक। और उसी के साथ ये 56 की बात है, जस्ट बिफोर हिज डेथ। और इसीलिए नाम भी अलग है ना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो दूसरा कि रिजर्वेशन शुड बी अबॉलिश्ड। दोनों पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी दोनों रिजर्वेशन ओनली पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में वो रखना चाहते थे। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो क्लास 4 और 3 में ही फिल हो रहे हैं, क्लास 1 और 2 में मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत है, और रादर ओवर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी हाई ऑफ मैंने पॉपुलेशन के 4%, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में 60%। ये तो क्लास 1 में बहुत दिखता है। तो खैर, तो ये मैटर आती है पब्लिक पॉलिसी के एरिया में, जो उस जमाने में उतना डेवलप नहीं हुआ था ये पूरा फील्ड, और अभी भी उतना, और अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। मैंने एकेडमिक्स में जो बात हो रही है, तो पॉलिटिकल चीज तो अलग है, उनके लिए बहुत फायदा है रिजर्वेशन के लिए, सभी पार्टी का रिजर्वेशन के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तरह से आपको वो सीट्स एक्चुअली आर इजियर टू कॉन्टेस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ कंपटीशन इज लेस देयर। तो एनीवे, तो ये इशू पर फाइनली उनका वर्ड यही था कि आई मीन वी हैव टू गो बाय हिज वर्ड। तो हिज फाइनल वर्ड वाज पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन तो ऑलवेज ही मेंटेन। उसमें उनका स्टैंड कभी चेंज नहीं हुआ। पर आपके जवाब से मुझे लगता है इट वाज, ये जो उनका चेंज हुआ वो एक शायद एक उनको लगा कि ये कारगर नहीं कर रहा है। तो क्या वो एक उनको लग रहा था कि ये चीज वाज इट अ डिफीटिस्ट, उनको फीलिंग आया कि ये एक सॉल्यूशन हमने सोचा था लेकिन ये इसका कोई असर नहीं हो रहा था? क्या वो इस तरह से एक उसको हार की तरह देख रहे थे, और एक क्या वो इस प्रकार के एंगल से वो लिया गया था कि इट वाज मोर लाइक एक्सेप्टिंग उस समय जो लोग थे वही बता सकते हैं कि वो हार थी क्या नहीं, लेकिन उनके भाषणों में और उनके जो बात में तो ऐसा नहीं आ रहा है हार में की वजह से। उनका तो पॉजिटिवली वो देख रहे थे कि अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह से होनी चाहिए, और उन्होंने और उसमें और भी फैक्टर्स है, थी वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आल्सो बेसिकली। तो और इस तरह का पॉलिटिकल रिजर्वेशन डिफेंड करना वैसे बहुत डिफिकल्ट है। मैंने और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सब जब आप बात कर रहे हैं तो ये सब इक्वालिटी होनी चाहिए ना। हालांकि इट इज नॉट ए इक्वल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही आगे, लेकिन ऑन थियरी एटलीस्ट इट शुड बी एन इक्वल प्लेइंग फील्ड। तो मे बी आई थिंक आई मीन we cannot say, but see, it was anyway a difficult position to defend, because even in constitution जब ये रिजर्वेशन की डिबेट आई सीट्स के बारे में, एक्चुअली उस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे ही नहीं जब फाइनली ये डिसीजन लिया रिजर्वेशन के बारे में। हालांकि उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टरेट्स, वो तो रिजेक्ट हो गई, और फिर जॉइंट इलेक्टरेट स्कीम्स वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया। तो एक्चुअली उस समय उस डिबेट में वो थे ही नहीं असेंबली में, मैंने इट वाज गिवन कि इस तरह। और एनीवे कांग्रेस पार्टी वाज इन मेजॉरिटी, और जो कांग्रेस पार्टी चाहती है वही होने वाला था। तो दीज आर ही वाज अ रियलिस्ट आल्सो, दीज आर रियलिटीज। तो आप जब डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करते हैं और मेजॉरिटी रूल्स, मेजॉरिटी और डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में यह है कि मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल में यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। क्या है, आई मीन देयर इज नो, एटलीस्ट इन हिज टाइम देयर वाज नो सम अदर थर्ड अल्टरनेटिव। तो
एक्चुअली सबसे जबरदस्त बात एक और है अंबेडकर के राइटिंग्स को पढ़ने में कि उन्होंने कितनी रेंज ऑफ इश्यूज पर लिखी हैं चीजें, और हर आर्टिकल में आपको एक रैशनल लॉजिक ये देखने को मिलता है, किस तरीके से एक सेंटेंस दूसरे पहले सेंटेंस से रिलेटेड होता है वगैरह वगैरह। तो एक विषय जो हम लोगों ने कई बार बात की है, उनके लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के ऊपर जो विचार थे, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा था और फिर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म पे भी। तो उसके बारे में बताइए ना, भाषीय राष्ट्रीयता के विचार, क्योंकि आज भी प्रासंगिक है, अक्सर लोग बातें करते हैं। तो उस विषय पर अंबेडकर की सोच क्या थी? इस विषय पर उन्होंने इट वाज मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इस पर बात की। हालांकि पहले भी एक 40s में भी एक उनका था पेपर उस पर। तो हाँ, आई मीन एक दो चीज है। तो उनका ये था कि लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के पहले नेशनलिज्म इन जनरल, तो उन्होंने उनके विचार पर जो ये किताब थी पाकिस्तान, डिमांड फॉर पाकिस्तान, पर पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में, तो उसमें उन्होंने लिखा ही है कि नेशनलिज्म इज अ डबल एज स्वॉर्ड। उसका बहुत पावर है लेकिन उसमें बहुत खतरा भी है। तो ये वो जानते थे। आई मीन ये, और इसी तरह से वो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की ओर भी देख रहे थे कि इसके फायदे तो है ही, इसके फायदे तो है ही, लेकिन खतरा भी तो है ना, क्योंकि आप फिर अपने ही बस भाषा के बोलने वाले, भाषा अपने राज्य के बारे में ही विचार करते हो, और वो राज्य भी ऐसा बना है कि ये उसमें ये नहीं कि ठीक है सब एक भाषा बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ जाति को डोमिनेंस है उसमें। तो ये पावर इक्वेशन ऐसा इक्वल पावर तो नहीं है। तो इस तरह से उनका बेसिकली ये सब विचार आगे आए ऑन द डिमांड फॉर जो बॉम्बे प्रोविंस का जो रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला था, जिसमें गुजरात सेपरेट होने वाला था, महाराष्ट्र सेपरेट होने वाला था, और बॉम्बे इशू था मेनली बॉम्बे का क्या करना। तो उसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे। बॉम्बे एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, बॉम्बे एज पार्ट ऑफ गुजरात, बॉम्बे एज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस पर उनके विचार बदलते गए बहुत बदलते गए, और अल्टीमेटली he went for the solution which most majority in Maharashtra wanted, कि बॉम्बे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसका उनके पार्टी को एक इलेक्ट्रल फायदा भी मिला तो उस इलेक्शंस में। तो उनका इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि व्हेन नेशनल लैंग्वेज की बात आई, तो शुरुआत में उन्होंने तो कहा था कि संस्कृत होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज। अच्छा। बट एनीवे जब बट दैट वाज आई थिंक कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, इस तरह से कुछ चल रहा था ना। लेकिन जब एक्चुअली सीरियसली बात होने लगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होगा, तो फिर उन्होंने हिंदुस्तानी सजेस्ट की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर एक व्यक्ति को, भारतीय को हिंदी सीखना है, ये जिम्मेदारी है। तो ये उनकी बात है भाई। तो और आई मीन उनका ये था कि भाषा से नेशनलिज्म बॉन्ड्स बढ़ती है, और लेकिन ये इसमें डेंजर भी है। तो ये दोनों चीज वो रिकग्नाइज कर रहे थे। तो इन जनरल लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म से भी थोड़ा एक पीछे हम स्टेप जाएंगे, तो नेशनलिज्म के एडवांटेजेस और खतरे, ये दोनों पर उनका विचार थे। माने ये नहीं कि जबकि डोमिनेंट थिंकिंग ये था कि नेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज है, और उस पर उसमें उसके खतरे उस जमाने में शायद सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ने उस पर लिखी थी। गांधी जी और टैगोर का एक बड़ा डिबेट था वो नेशनलिज्म। लेकिन दूसरे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स में हम तो ये नहीं देखते कि नेशनलिज्म का खतरा, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के राइटिंग्स में ही देखते हैं। मुझे उनका एक वो कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा था, जो उन्होंने बोला था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट से बेहतर मॉडल होता है वन स्टेट वन लैंग्वेज। तो
मतलब क्योंकि अभी भी, और उनके जो कुछ उन्होंने डायग्राम्स दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने बड़े स्टेट्स होने की जरूरत नहीं है, ऐसे हो सकता है कि हमारे यहाँ 2 ऐसे राज्य हो जो तेलुगु बोल रहे हो, 2 ऐसे राज्य हो जो मराठी बोल रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक राज्य में ही वो सब लोग होने चाहिए जो वो भाषा बोले। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अभी भी, मतलब एक तरीके से जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन हुआ, वो शायद एक तरीके से अंबेडकर ने विजुअलाइज किया था कि वो अरेंजमेंट्स बेहतर हो। नहीं, वैसे उत्तराखंड के बाद जब डिमांड था तभी भी लोग अंबेडकर का सपोर्ट ले रहे थे। छत्तीसगढ़ के टाइम में भी वैसे अंबेडकर का रेफरेंस ले रहे थे, और महाराष्ट्र अभी तो नहीं बात कर रहे थे, लेकिन कुछ साल बहुत बात कर रहे थे विदर्भ का, तो वो अंबेडकर का ही रेफरेंस ले रहे थे। लेकिन वेदर स्थिति ऐसा है ना कि ही वाज ए पब्लिक फिगर, वेरी कंसर्न्ड, सो ही टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स, बट इज इट ए कोर पार्ट ऑफ हिज थॉट लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म? आई डोंट थिंक सो। मैंने इट इज हमें थोड़ा देखना भी चाहिए ना कि उनका कोर क्या है और पेरिफेरी क्या है। तो उस पेरिफेरी पर बहुत बड़ा केस बनाना और अंबेडकर ने बताया इसलिए हम ऐसे कहना, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं रहेगा। उस हिसाब से तो अशोक जी मुझे लगता है अंबेडकर, क्योंकि और हमने अभी मल्टीपल बार डिस्कस कर लिया कि उन्होंने खुद के विचार कैसे कैसे अपडेट किए, तो अब ये सोचना कि अब अंबेडकर इतने सालों से नहीं है, आज अब वो क्या अपने विचार अपडेट कर रहे होते वो कौन कर सकता है। तो ठीक है, उनका ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग से हम सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे बोल देना क्योंकि अंबेडकर ने ऐसा बोला था इसीलिए वो सही है, ये तो मुझे लगता है अंबेडकर के साथ ही नाइंसाफी है, क्योंकि वो अपनी हर चीज को एनालिटिकली डिफेंड करने की कोशिश करते थे कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, और आज भी हम अगर किसी चीज को एनालिटिकली कर सकते हैं डिफेंड, तो हमको बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने उनका तो अमंग अदर थिंग्स बौद्ध धर्म का जो अट्रैक्शन था उनके इंटरप्रिटेशन में ये था कि उस पर जिम्मेदारी आप पर छोड़ी है कि आपको सोचना है, आपको चूज करना है, और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ये उस रोड पे जाना है। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तो ये उनकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट थी। ब्लाइंड फॉलोइंग कि बस आपने कहा और मैं आपके पीछे हूँ, वो तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। तो ये 100% सही है कि उनके विचारों से मैं चल रहा हूँ, अगर किसी को बताना है तो आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना ही पड़ेगा। और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग में बहुत खतरे हैं, मैंने बहुत रिस्क है, क्योंकि आपको अपने कुछ ऐसे कोर बिलीफ्स को भी छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए, और आपकी पूरी जिंदगी उस बिलीफ में, अब तक आप उस बिलीफ पे जगते आए हैं, और वो फिर आपका आप अपने ग्राउंड ही निकल रहे हैं, तो ये इसकी करेज भी चाहिए ना। उनका सेंटेंस है ना, वो एमरसन सेज दैट कंसिस्टेंसी इज द वर्च्यू ऑफ एन एस, तो वो एक, हालांकि ये सेंटेंस गांधी जी ने भी यूज किया था। अच्छा, बिल्कुल। एमरसन काफी प्रभावशाली थे लगता है। मेरे स्कूल में कुछ हमारे टीचर थे जो एमरसन के बहुत कोट करते थे, तो कुछ ऐसे जो ये है ना टिपिकल होते हैं ना बेंच में पीछे लास्ट बेंचर्स, वो भी एमरसन को ही कोट करते थे। अच्छा। होमवर्क क्यों नहीं, क्या कंसिस्टेंसी इज द वर्च्यू ऑफ एन आर्ट। सही। अशोक जी, मुझे आपको पूछना है कि आपकी जो किताब का टाइटल है अ पार्ट अपार्ट, तो ये उनके एक बड़े कोट में से कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द होल, आई एम अ पार्ट अपार्ट, उसमें से आपने लिया है, तो ये उससे अंबेडकर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? ये बहुत एक तो ये पार्ट अपार्ट को समझने में एक्चुअली हम समझ सकते हैं कब, कैसे हम ये समझ सकते हैं, मुझे ये समझ में आई जब ये किताब का मराठी ट्रांसलेशन अभी हो गया है, अभी वो आ जाएगी 2-3 महीने में, तो वो ट्रांसलेटर सोच रहा था कि इसको मैं मराठी में कैसे ट्रांसलेट करूं, और वो छोटा सा फ्रेज होना चाहिए ना ऐसे पार्ट अपार्ट, तो मराठी में आती ही नहीं है ऐसी फ्रेज, और हिंदी में भी नहीं आएंगी, ऐसा क्या क्या बनाएंगे उसका अपार्ट अपार्ट, ऐसा क्लियर ऐसा कुछ आएगा नहीं। तो एक कॉम्प्लेक्स फ्रेज है ये कि इसमें दोनों है
कि मैं ये नहीं, देखो इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम अलग हूँ। मैंने जैसे पाकिस्तान का डिमांड था कि हम अलग ही है, हम हाँ, तो वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस होल, हम अलग होल है। हाँ, तो वो उनका डिमांड था, तो वो उनका तो डिमांड नहीं था कभी भी। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम कि इस होल में आई एम अ पार्ट। तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग माइनॉरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि जो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी ओनली समटाइम्स हैज द पावर टू बिकम अ नेशन। मैंने वो नंबर्स चाहिए, वो ज्योग्राफी चाहिए, जो पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे उनके पास वो एडवांटेजेस थे कि नंबर्स थे, ज्योग्राफी थी, एक एरिया थी, एरिया भी लगती है ना नेशन बनाने के लिए, तो ये सब था। तो लेकिन अदर सिचुएशंस माइनॉरिटी हैज टू लिव एज अ माइनॉरिटी इन ए मेजॉरिटी कंट्री, और हर कंट्री में माइनॉरिटी होती है। बिल्कुल। तो ये इश्यू ऑफ, तो इट इज स्लाइटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ अ माइनॉरिटी, that what is a minority, that हाँ, ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी बताया कि अल्टीमेटली हमारा ध्येय ऐसा होना चाहिए कि माइनॉरिटी स्टॉप्स एग्जिस्टिंग। ऐसा एक राष्ट्र होना चाहिए कि हाँ, उन्होंने बताया ऑफ कोर्स कि ये पूरी तरह मेजॉरिटी पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से वो माइनॉरिटी को ट्रीट करती है, लेकिन ठीक से मेजॉरिटी के पास इतना अक्ल होती तो एक दिन आएगा कि माइनॉरिटी का ये शब्द का मतलब ही नहीं रहेगा। तो सब ये हिंदुस्तानी है देश में। हाँ, तो ये तो एकदम लॉन्ग टर्म ऐसा एक टनल, एंड ऑफ टनल गोल था, परिकल्पना विजन था, लेकिन इन द इंटरिम माइनॉरिटी तो है ही ना। तो इसमें एक्सक्लूड, तो ये तो इसमें एक बाउंड्री आती है माइनॉरिटी की, लेकिन इट इज ऑल्सो रिकग्निशन कि माइनॉरिटी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू द मेजॉरिटी। ऐसे सब भी विचार थे उनके, माइनॉरिटी शुड नॉट बी अलाउड टू डिक्टेट टर्म्स टू द मेजॉरिटी। ये सो तो आपने मराठी का बताया नहीं, क्या ट्रांसलेशन किया है फाइनली? नहीं, तो फाइनली हमने वो छोड़ ही दिया। तो अच्छा, अंग्रेजी में किया? नहीं, तो उसका टाइटल ही बदल दिया। अच्छा, हाँ, अच्छा, सेम फ्रेज नहीं यूज कर, सेम फ्रेज नहीं थी, वो तो कुछ हो रहा ही नहीं था। कुछ शेष अशेष पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं मालूम नहीं। हाँ कुछ सोचना चाहिए। हाँ, तो एक अशोक जी, उन्होंने उनका एक, एटलीस्ट हमको ऐसा लगता है कि फेमस होना चाहिए, उन्होंने जो एक मैनिफेस्टो जिसपे खुद से काम किया था, जो उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था, आपको ऐसा लगता है कि उनके राजनीतिक विचारों का जो सार था उस मैनिफेस्टो को माना जाना चाहिए, या आप उस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? हमने उस मैनिफेस्टो को अलग से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो हम नौसिखियों के की दृष्टिकोण है। आपने अंबेडकर को इतने गौर से देखा, तो आप उस मैनिफेस्टो को किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने बनाया था? वो पहला मैनिफेस्टो नहीं था, उनका पहला मैनिफेस्टो तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो था। अच्छा, ठीक बात। जो 36-37 का मैनिफेस्टो है, और जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड मैनिफेस्टो है डेफिनेटली। और उस समय कांग्रेस का भी लेफ्ट ओरिएंटेड मैनिफेस्टो था। नेहरू जी ने बनाया था तो होगा ही। तो ऐसे था। तो फिर SCF का मैनिफेस्टो आया उनका 52 का। फिर लेकिन उसके बाद भी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसका मैनिफेस्टो तो नहीं था, लेकिन ब्लूप्रिंट फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तीन उनके बड़े मैनिफेस्टोस हैं, पार्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, 3। ठीक। और SCF का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी है जो लेकिन मेन है इस मैनिफेस्टो। जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, इसी मैनिफेस्टो इज मैनिफेस्टो, मैंने वो तो एक पर्टिकुलर इलेक्शन सिचुएशन में डिक्लेयर होती है, और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी मैनिफेस्टो कांस्टेंट होती है। मैंने इवन जनसंघ की मैनिफेस्टो एक ही नहीं थी, वो बदलती गई। तो कांग्रेस की भी बदलती गई, तो कम्युनिस्ट की भी मैनिफेस्टो बदलती रहती है एज पर द सिचुएशन। तो मैनिफेस्टो कैन नॉट बी टेकन एज ए सम ऑफ अ पर्सन्स पॉलिटिकल व्यूज। ठीक। तो वो क्योंकि उस मैनिफेस्टो में उन्होंने हालांकि ऑफ कोर्स उनके आइडियाज तो उसमें रिफ्लेक्ट होते ही है,
लेकिन एससीएफ की जो मैनिफेस्टो थी वो पर्टिकुलर सिचुएशन में थी 52 में, और जब वो चाहते थे कि वो अलग दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के साथ अलायंस भी करे, तो क्योंकि अकेले तो कांग्रेस के सामने खड़ा रहना तो नामुमकिन था, तो उस दृष्टि से वो मैनिफेस्टो में कुछ हम चीज देख सकते हैं। और आरपीआई की मैनिफेस्टो नहीं थी, लेकिन आरपीआई का तो ड्राफ्टिंग तो था, उसी दृष्टि से था कि एक अलायंस बन सकती है ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटिंग लेबर, माने उसमें हिंदू महासभा वगैरह नहीं आ सकते थे। तो इस तरह से उनका एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस का, ब्रॉड बेस्ड बट नॉट सो ब्रॉड बेस्ड अलायंस कि भाई कोई भी ले आ जाओ, ऐसा तो नहीं था। उस समय की सोशलिस्ट नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीज बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि कांग्रेस तो भी ऐसे सोशलिस्ट ये थी था लेकिन उनके तीन, लेकिन मैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का सार तो इसमें नहीं देख सकते। उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी का तो सार तो है कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये जो उन्होंने एक कैटेगराइजेशन किया, तो ये कोर है। और ऑफ कोर्स भले उन्होंने एक बार बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध उन्होंने बात की थी एक फिट ऑफ एंगर में, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज ए कोर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम चलना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी मींस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो उसमें लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म, इसलिए पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी रखा उन्होंने। तो बिल्कुल, तो ये कोर आइडियाज है जो ऑफ कोर्स ये तो ऐसे नहीं, कुछ इसमें कुछ चीज है तो ये नहीं कह सकते यूनिक है, ये तो कॉमन है। लेकिन जैसे ये कॉन्सेप्ट है ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, तो ये तो और किसी ने बात नहीं की थी भारत में, और आज भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे तो उनका, और उनके पूरे विचार में हम देखते हैं कि ऐसे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो उन्होंने दूसरे से लिया है, और कुछ है जो उनके हैं, और जो बनती है पूरी चीज वो खुद का बस उनका ही है, उसका कुछ पैरेलल हम देख नहीं सकते कहीं और एक। तो ये ऐसा है कि यूनिक फॉर्मुलेशन था उनका, और उनकी काम करने की पद्धति ऐसी थी कि वो, उनका शब्द था कि रिकंस्ट्रक्शन, कि हम जो कुछ करते हैं ना, तो हम एक रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कि जिसमें हम पुरानी का कुछ चीज लेते हैं और रीडिफाइन करते हैं, जो नहीं चाहिए पुराना वो छोड़ देते हैं। बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने वैसे ही किया, बहुत कुछ छोड़ दिया, और जो लिया उसको कुछ नया अर्थ दिया, और नए में फिर उनका भी खुद का कुछ डाला जो आपको पाली ग्रंथ में नहीं दिखेंगे। तो इस तरह का वो एक बहुत ही क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल फीलिंग पर्सन, जिम्मेदारी से करना ये सब। तो ये एक यूनिक, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं, हालांकि लोग कहते हैं कि गांधी जी के बारे में भी ऐसे ही है कि उनका भी एक खासकर हिंदू धर्म का जो इंटरप्रिटेशन था उसमें ऐसे ही था, रिकंस्ट्रक्शन ही था, इसीलिए तो बहुत सनातनी लोग उनके विरुद्ध थे। तो एक और कॉन्सेप्ट है उनका जो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है, जो फ्रेटर्निटी और मैत्री के बारे में भी उन्होंने बात कही है ना, और क्योंकि भारत और कास्ट आर एंटी नेशनल और ये सब चीज, तो ये बताइए ना, मैत्री बुद्धिज्म से भी जुड़ा हुआ है और फ्रेटर्निटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे भी जुड़ा हुआ है, तो इसे कैसे समझे हम अंबेडकर की सोच प्रक्रिया? तो ये जो फ्रेटर्निटी की कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बहुत पहले से ही वो बात कर रहे थे, बहुत पहले से ही बात कर रहे थे। और फ्रेटर्निटी की भाषा वैसे तो भारत में थोड़ी बहुत थी पहले से ही, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एनीवे फ्रेंच रेवोल्यूशन का तो स्लोगन है, और बहुत लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच लोगों रेवोल्यूशन के बारे में, तो वो कॉन्सेप्ट तो थी थोड़ा बहुत। तो लेकिन फ्रेटर्निटी के इक्विवेलेंट टर्म्स उन्होंने मराठी में पहले यूज किए थे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तो आया ही, प्रीएम्बल में आया है। और प्रीएम्बल में वो कैसे आया वो शब्द, उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, और एक सजेशन है कि उन्होंने ही शब्द लाया था। अब मुझे
मैंने आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दैट। एनीवे फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कुछ उसमें गया वो कांग्रेस पार्टी के मर्जी से ही किया, मर्जी से हुआ। और कांग्रेस पार्टी का मतलब है उस जमाने जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल। तो वो एक फ्रेम हम एक्सेप्ट ही करना चाहिए। तो फिर लेकिन बाद में फिर उन्होंने बुद्धिज्म की ओर जब गए तो पहले बहुत साल से बुद्धिज्म की ओर जा रहे थे, लेकिन फिर एक उनका फेमस स्पीच है जब उन्होंने कहा कि मैंने ये फ्रेटर्निटी की कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं ली है लेकिन बुद्धिज्म से ली है। तो उधर जाता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैत्री, और मैत्री का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेटर्निटी से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें जो आता है उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है तो ये है कि अंग्रेजी में उन्होंने डेफिनेशन किया है कि इट इज अ लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, माने इसमें एनिमल्स प्लांट्स भी आते हैं, टुवर्ड्स ऑल सेंटिनेंट बीइंग, ऑल लिविंग माने बीइंग्स, एंड इंक्लूडिंग पीपल यू हेट, इंक्लूडिंग योर एनिमीज। तो ये तो बहुत तो, और ये तो नेशनलिस्ट आइडिया नहीं है, ये तो मीन्स अल्टीमेटली कि कितना अगर मनुष्य का विचार कितना बड़ा हो सकता है तो यही है, उसके आगे तो माने ह्यूमन अगर कैपेबिलिटी है कि कितना ज्यादा ह्यूमन बीइंग का विचार बढ़ सकता है कि इसके आगे तो और कुछ नहीं है ना। जहां तक एम्पिरिकली हम देख सकते हैं। कोई बोलेगा कि जैसे हमारे शांति पाठ में भी होता है ना, उसमें भी तो शांति, सबकी शांति के लिए हम बोलते हैं ना। तो ये अल्टीमेट विजन है, तो उस तरह का वो मैत्री का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो उनके बुद्धिज्म के इंटरप्रिटेशन का एक कोर आइडिया है, कोर आइडिया कि हालांकि दूसरों के लोगों के बुद्धिज्म का इंटरप्रिटेशन में बहुत अलग आइडिया है, दुख है या मेडिटेशन है, विपासना है या जो कुछ है लेकिन उनके बुद्ध के इंटरप्रिटेशन में सेंटर में मैत्री है। पर मुझे लगा अशोक जी, शायद क्योंकि जैसा मुझे याद है, मैंने उतनी राइटिंग्स तो नहीं पढ़ी, पर वो मुझे लगा कि वो इस तरह से रिलीजन्स ढूंढ रहे थे कि मैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में मानता हूं, तो कौन सा रिलीजन इससे अग्री करता है। उन्होंने उल्टा तरह से रिलीजन ढूंढे और उन्होंने कहा बुद्धिज्म मेरे इस कोर से अग्री करता है, इसीलिए मुझे बुद्धिज्म पसंद है, ना कि मुझे बुद्धिज्म पसंद है इसलिए मैं ये आइडिया उससे ले रहा हूँ। ना आपका सीक्वेंस ठीक है। ढूंढ रहे थे और बहुत साल ढूंढ रहे थे, करेक्ट, और बहुत पढ़ाई की। हाँ जी। और हालांकि एक समय ऐसा था कि उनका पढ़ाई इतनी हुई थी कि वो और कुछ प्राइवेटली बात भी कर रहे थे कि प्रेफरेंस बुद्धिज्म के लिए, लेकिन पब्लिकली वो नहीं आए क्योंकि वो अभी तक डिसाइड कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उनका एक खुद का एक, और उसमें कुछ उनके डिफिकल्टीज भी लग रहे थे बुद्धिज्म में, जो उन्होंने उनकी किताब में लिखी है, बुद्धानिस धम्मा में, एकदम शुरुआत में ही लिखी है कि बुद्धिज्म में ऐसे 3-4 डिफिकल्टीज है जिसको हमको डील करना ही पड़ेगा, और उन्होंने उसको डील किया है। तो हाँ, ये सही है आप जो कह रहे हैं कि वो उस तरह से धर्म ढूंढ रहे थे, और वो था ऐसा धर्म। अभी आप कोई पूछेगा कि ऐसा अगर धर्म नहीं होता तो क्या करते, तो बट तो शायद खुद का बनाते, शायद नहीं इस तरह का हाइपोथेटिकल प्रश्न। ये ऐसा होता है ना कि अगर ब्रिटिश नहीं आते तो क्या होता है, तो क्या, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात ठीक है। अशोक जी, गांधी और आम्बेडकर के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रहा है। वो गांधी जी भी माने जाते हैं कि वो भी एक तरीके से वो कहते थे कि मैं अपने आप को डिप्रेस्ड क्लासेस के एटलीस्ट उनके सिंपथाइजर थे, वो तो आम्बेडकर भी मानते थे। हालांकि आम्बेडकर के बहुत तीखे उनके काफी डिसएग्रीमेंट्स थे गांधी के साथ भी, तो थोड़ा उस पे बताइए ना कि वो रिलेशनशिप कैसा था, उनके विचार कहीं मिले, कभी नहीं मिले, आगे क्या हुआ, कोई रिकंसिलिएशन बन पाया उनके विचारों के बीच में कभी? तो इसमें हमारे पास समय कितना है वैसे बताए, लेकिन उस तो एनीवे क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे आपकी एक बहुत लंबी चर्चा है, वो भी हम कनेक्ट करेंगे। तो मुझे मालूम है कि आपने उस पे बहुत अच्छा एक लेक्चर भी दिया हुआ है, बट आप इसको हमारे प्रश्न को आप जितनी तरह से दे सकते हैं। तो इसमें पहला है, नहीं फिर भी मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाऊंगा, हाँ जाइए प्लीज। क्योंकि
और खासकर मैं अभी जब बहुत अभी और अम्बेडकर और बुद्धिज्म पढ़ रहा हूँ ना, तो जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं ना इश्यूज को, तो वो मैं और समझ रहा हूँ। तो उनका फर्स्ट ऑलवेज था कि पहले एक स्टेप लो, प्रश्न के पीछे का विचार क्या है। तो इसमें ये है कि जैसे वैसे ही सोचे तो इसका विचार है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक रिलेशनशिप है। यही ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना, नहीं तो नहीं पूछते थे। हाँ हाँ। तो अभी उस पर उनकी बात ये है कि उन्होंने जो बताया कि उनके विचार पर गांधी जी का कभी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, ये स्पष्ट उन्होंने कहा, और वो दिखता भी है। हालांकि कुछ चीज ऐसे है, जैसे सत्याग्रह उन्होंने शब्द यूज किया, लेकिन वो गांधी जी का फेवरेट शब्द था। तो लेकिन उनका जो डेफिनेशन ऑफ सत्याग्रह बहुत अलग था। गांधी जी की कंसर्न अहिंसा की थी, तो उन्होंने भी अहिंसा पर बात की, अम्बेडकर ने, और उनका लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा अलग था। तो कुछ टर्म्स गांधी के टर्म्स के बजाय जो गांधी ने यूज किए टर्म्स, अम्बेडकर भी यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। उन्होंने खुद ऐसे कहा कि गांधी जी ने कभी मेरे विचार पर उनका कभी प्रभाव कुछ भी पड़ा नहीं। पॉलिटिकल लाइफ में जरूर एक बहुत सिचुएशंस थे कि उनका टकराव तो थी, तो और बहुत सारा उनका पॉलिटिक्स एक तरह से एक समय में तो इन अपोजिशन तो गांधी ही डिफाइन हुई ना। हाँ। तो वो, और दूसरी तरह से अगर देखें तो गांधी जी ने तो कभी ऐसे कहा नहीं कि अंबेडकर का बहुत प्रभाव था मेरे पर, लेकिन जैसे राम गुहा वगैरह उन्होंने बायोग्राफर्स है, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी पर जरूर अंबेडकर का प्रभाव था, जो गांधी जी ने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने, और ये रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि बहुत मॉडिफाइड ईच अदर थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ तक गांधी इन्फ्लुएंस ऑन अंबेडकर, वो तो उतना कुछ क्लियर ऐसा दिख रहा नहीं। तो पर इन्फ्लुएंस ऐसे कि उनको पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा गांधी से, तो ये एक इन्फ्लुएंस ही है। वो कॉम्प्रोमाइज भी ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्या है ना कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लेकिन क्योंकि एनीवे एट द एंड ऑफ इट ही सेड, अंबेडकर सेड ही वाज हैप्पी विद व्हाट ही गॉट। अच्छा, ठीक ठीक। उनके बाद में ही उन्होंने उस पर नाराजगी व्यक्त की। उनकी अच्छा। अपेक्षा थी कि ठीक है ये मिल गया, और उनकी अपेक्षा थी कि कांग्रेस वो सीट नहीं लड़ेंगे जो रिजर्व थी, लेकिन जब कांग्रेस ने सीट लड़ी भी और उनको बहुत सीट्स मिले, तो फिर उनको लगा कि ये एक बैक स्टैबिंग टाइप है। तो खैर, तो उन्होंने तो उस समय तो उन्होंने नहीं कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम है। तो ये आप अभी पूना पैक्ट, जैसे हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं कि आप ये पूना पैक्ट के बारे में रेफर कर रहे हैं, जिसके बाद अंबेडकर अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ देते हैं, राइट? हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे आपको नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज में पढ़ने को मिलेगा, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, तो उसका नैरेटिव ऐसा है कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दिया, लेकिन उनको जॉइंट इलेक्टोरेट्स में जितने सीट मांगे थे उससे बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा मिला। उनका शुरुआत की डिमांड से अबाउट 3 टाइम्स मिला, मोर देन 2 टाइम्स। हालांकि ये इसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की चीज है। सेपरेट इलेक्टोरेट चीज अलग है, जॉइंट इलेक्टोरेट अलग है, तो वो सीट्स ऐसे थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, और आपको यूपीएससी एग्जाम और यूपीएससी टेस्ट पेपर्स में भी ऐसा दिखेगा कि ये ऐसा आंसर दिए जाते हैं। तो खैर, तो दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन, बट उसमें एनीवे अंबेडकर स्टक टू व्हाट ही बार्गेन्ड हार्ड, ही गॉट अ लॉट ऑफ सीट्स, और उस पर बहुत रिजेंटमेंट थी बंगाल में पर्टिकुलरली। अच्छा नहीं लगा कि बहुत सीट्स, इतने सीट्स शेड्यूल कास्ट को दिए गए। ठीक है, तो एनीवे जहां तक आप प्रभाव की जो और जो कॉमन एरियाज थे, तो नहीं, जैसे कि ये कि
अंबेडकर ने कभी उन्होंने नहीं उनको लगा नहीं कि गांधी जी सच में डिप्रेस्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो तो समझने की बात है, लेकिन उसमें कोई उनके मृत्यु के बाद का कोई उनके विचारों में बदलाव आया कि दैट वाज व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही स्टक टू इट। हाँ, नहीं, एक दो एक तो उन्होंने कभी ये ऐसा डाउट नहीं था, ही नेवर डाउटेड गांधी सिंपैथी, कि गांधी का ये जो सिंपैथी है ये झूठा है, ऐसा तो कभी कहा नहीं है। तो ये सिंसियर, गांधी की सिंसियरिटी उन्होंने माना ही। और वो लास्ट उनका एक स्पीच है राज्यसभा में, जो जब उन्होंने एक सजेस्ट भी किया कि एक फंड होनी चाहिए गांधी के नाम पे फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, क्योंकि गांधी की कंसर्न तो जेन्युइन थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन हाँ, गांधी जी एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, स्पोक्समैन हो सकते हैं, या कांग्रेस हो सकता है, ये तो वो कभी भी मानने को तैयार नहीं रहेंगे। वो तो बेसिक चीज है ना, कि आप कैसे, हाउ कैन यू स्पीक फॉर मी, इट इज सच ए सिंपल थिंग। मैंने इसमें कुछ बड़ी पॉलिटिक्स की भी बात नहीं है ना। हाउ कैन आई स्पीक फॉर यू, फॉर एग्जांपल, आपको तो आप, यू हैव टू स्पीक नो। तो वो तो जिसको हम कहते हैं पैटर्नलिज्म, जिसको कहते हैं, वो पैटर्नलिज्म तो वो रिजेक्ट करते ही थे। ब्रॉडली ऐसा है कि दोनों को रिलीजन वाज इम्पोर्टेंट, बट देन दे आर टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। तो हाउ टू, और गांधी जी के भाषा में राइट्स थे ही नहीं, गांधी जी की भाषा में सिर्फ ड्यूटीज थे। जैसे आज भी मेजर पॉलिटिकल पर्संस जो है ना, ड्यूटीज ही की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरों को बताया कि आपको अरे आप खुद तो नहीं कर रहे हैं, और दूसरों को बताया ड्यूटीज के बारे में। और राइट्स का तो रिस्पेक्ट अभी भी बहुत पुअर है। और अम्बेडकर का तो पूरा थिंकिंग इज बेस्ड ऑन राइट्स। बिल्कुल। तो ये इतने फंडामेंटल डिफरेंसेस है। तो हालांकि कुछ थिंकर्स ने, जैसे नागराज थे, उन्होंने कहा कि और कुछ अम्बेडकर राइट लोग भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो ऐसा विचार है कि गांधी जी और अम्बेडकर के विचार को जोड़ के कुछ एक नया पॉलिटिक्स बन सकती है। तो लेकिन इसमें अभी पॉसिबिलिटीज तो क्या है, पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ है, ऐसे करना ही है तो को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे कोर आइडियाज में, तो काफी बड़ा, काफी मतलब इंटरसेक्शन कम है, हाँ, एक्सेप्ट फॉर द कंसर्न। हाँ, कंसर्न सेम है, लेकिन तरीके और अजम्पशंस अलग है। अगर वैसे देखा जाए तो कॉमन एरियाज नेहरू और अंबेडकर ज्यादा है, अगर देखा जाए तो। लेकिन वो तो कोई नहीं बात करता ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनका कोई ऐसा टकराव भी नहीं हुआ पब्लिकली। हाँ, तो हाँ, हुआ, लेकिन उतना नहीं था, उतना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। आई मीन इस टॉपिक पे हम तो घंटों बात कर सकते हैं, और हमको इतना सीखने को भी मिल रहा है। लेकिन हाँ, समय का ध्यान रखते हुए भी हम आज का एपिसोड खत्म करेंगे। अशोक जी, पर बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत धन्यवाद ये बुक लिखने के लिए और इस तरीके की चीज करने के लिए। तो बिल्कुल हमारे श्रोता लोग बताएं, आप ये बुक पढ़िए, इस बारे में डिस्कस कीजिए। और जैसा हम बोलते हैं हर गणतंत्र दिवस पर, मतलब अंबेडकर अल्टीमेट रिपब्लिकन थे, तो अपने रिपब्लिकन को जगाइए इस गणतंत्र दिवस पे। रिपब्लिकन तो डेमोक्रेट बिल्कुल, डेमोक्रेट भी थे और रिपब्लिकन भी थे, दोनों ही थे। हाँ, यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।